बहू तुम बहुत ही बेहया बेशरम हो, बिल्कुल लाज शरम नहीं, सब घोल कर पी गई हैं। ससुर जेठ के सामने न तो सिर पर पल्लू रखती हो और न ही ढंग से चलती हो। इतना तेज चाल है तुम्हारी, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है तुम्हें। अरे माँ बाप ने यही सब सिखा कर भेजा है क्या? बेहद कड़े शब्द से तंज कसते हुए फूला अपनी बड़ी बहू रीता से कह रही थी। सास के ताने से बेचारी सहम गई और रुआ से मन से अपने कमरे में चली आई। उसके पति विभू आईना के पास खड़ा होकर अपनी मूंछ को कैंची से आकार दे रहे। क्या हुआ, क्यों रोनी सूरत बनाई हो? माँ ने फिर से अपने तरकस से व्यंग बाढ़ चलाए। उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही। अरे जाने दो ना, उसकी यही खराब आदत है। तुम वही करो जो ठीक लगे, तुम उनकी बात का बुरा मत मानो, कहकर पतिदेव ऑफिस को निकल गए। रीता को हर दिन सास के ताने सहने पड़ते। रीता के हर काम में नुक्स निकालना सास की आदत बन गई थी। अब तो रीता ने सब्र करना सीख लिया था। कभी वो सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ साल बाद देवर की शादी कमाऊ देवरानी आनिया से होती है। आनिया सुबह देवर करण के साथ ऑफिस चली जाती और रात को 7-8 के बीच आती। अपने काम काज से इतनी थक जाती, फिर भी रीता के काम में मदद कर देती। लेकिन बाहर के काम का दबाव भी था, इसलिए आनिया का गृह कार्य में सहायता करना न के समक्ष था। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। आनिया को रोज़ रोज़ ऑफिस जाना पड़ता था। ऐसा करो रीता, एक खाना बनाने वाली रख लो जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए, साथ ही साथ दोपहर को विश्राम भी कर लिया करना। सास ने इतनी आत्मीयता से कहा तो रिया आश्चर्य से उनको देखने लगी। अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? इतना स्नेह और ममता तो मेरे लिए नहीं था इनके मन में। लेकिन मम्मी जी खाना बनाने वाली 6-7 हज़ार लेंगी, आप दीजिएगा ना। और बर्तन वचन व झाड़ू पोछा का अलग से लेती ही हैं। हाँ हाँ बहू, रख लो ना, दिलाएगा पैसा दोनों को। रीता को सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा कि किचकिच करने वाली ये औरत अचानक से कैसे बदल गई और आज रीता पर इतना प्यार कैसे? हर वक्त ताने देने वाली सास अचानक इतना बदल कैसे गई? और तो और अब रीता सिर पर पल्लू रखे या न रखे इसके लिए टोकती भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा था। खैर मुझे क्या। रीता सर झटक कर अपने काम में लग गई। एक दिन रीता को पता चला कि देवर बोले हैं अपनी माँ को कि खाना बनाने के लिए एक आदमी रख लो। आनिया से घर का काम नहीं होगा, 1 लाख कमाती है, खाना बनाने वाली का पेमेंट कर दिया करेगी और तुम सबके दवा का खर्च भी देगी और पूरे राशन का भी देगी। और माँ तो आनिया के पहनावे पर रोक टोक मत लगाना, वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कटी सुने, समझी ना? वो आज की लड़की है और हमसे ज़्यादा कमाती है। अगर उससे कुछ कहा तो आगे से जवाब देगी या आपको कुछ कहेगी तो आप खुद उसकी जिम्मेदार होंगी। मुझसे शिकायत मत करिएगा, लेकिन बेटा एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाज का ख्याल रखना धर्म है ना? क्या बात करती हो माँ, सबको आदर देना व ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। लाज लिहाज स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, आपने कभी उनकी कद्र नहीं की, हमेशा उनकी अवहेलना की है। वो कभी आपको पलट कर जवाब नहीं देती, उसका फ़ायदा उठाती हैं आप। आनिया उनकी तरह नहीं है, भैया भी कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन हमसे ये उम्मीद मत रखना कि तुम आनिया को कुछ बोलोगी तो और मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि मैं भैया नहीं हूँ। इसलिए अपने बड़े होने का साक्षात प्रमाण दिखाओ और सबको चैन से जीने दो। तब से सास के रंग ढंग बदल गए और अब उनको बड़ा बेटा बहू लिहाजी लगने लगे। रीता ने सास को कुछ एहसास नहीं होने दिया कि उसको कुछ पता है। वो पहले जैसे ही सास की इज्जत करती। अब सास भी बहुत प्यार करती रीता से, क्योंकि सास को समझ आ गया था हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और आज के ज़माने में रीता जैसी बहू मिलना मुश्किल है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।